हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल पाई एजुकेशन। आज हम लेके आए हैं अपना जो फर्स्ट पार्ट था बिहेवियर थेरेपी का, उसी को कंटिन्यू करते हुए उसी का सेकंड पार्ट। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ना शुरू करते हैं। बिहेवियर थेरेपी, देखिए लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा बिहेवियर थेरेपी क्या होती है, बिहेवियर थेरेपी किस किस को दी जाती है, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ बिहेवियर थेरेपी। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि बिहेवियर थेरेपी के प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे। आपको याद होगा हमने दो थियरी भी उसमें पढ़ी थी। एक तो कौन कौन सी थियरी थी, पहली क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये सब पढ़ने के बाद में आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए वो है टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी। देखिए टेक्निक्स का मतलब आप क्या समझते हैं, आपके पास कोई पेशेंट है, उसको किसी तरीके की कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, आपको उस पेशेंट को बिहेवियर थेरेपी देना है, पर कैसे, कौन सी टेक्निक, कौन से स्टेप्स या कौन सा वो तरीका होगा जिससे आप अपने पेशेंट को बिहेवियर थेरेपी दोगे। तो वो ही कुछ टेक्निक्स, जरूरी नहीं है कि जो आपके सामने 6 टेक्निक्स है सिर्फ वही टेक्निक्स आपको और भी कहीं मिलेंगी। ये हो सकता है प्लस माइनस और भी टेक्निक्स हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेनली यूज करी जाती टेक्निक्स है वो ये वाली टेक्निक्स है। दीज 6 टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी हम आज पढ़ने वाले हैं। पहली शुरू करते हैं, गौर से देखिएगा। पहली है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। पहली कौन सी है, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। दूसरी है फ्लडिंग, फ्लडिंग को ही हम और क्या बोलते हैं, इम्प्लोजन, फ्लडिंग और इम्प्लोजन। तीसरी है एवर्जन थेरेपी। चौथी है सोशल स्किल ट्रेनिंग। पांचवी है टाइम आउट और छठी है टोकन इकोनॉमी। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम। चलिए सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन सबसे पहले शुरू करते हैं। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, जैसा कि मैंने बोला जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। और लास्ट क्लास अगर आप लोगों को याद होगी तो मैंने आप लोगों को बोला था हम जब भी पढ़े जरूरी नहीं है रटना, जरूरी है समझना। नाम को समझो, तुमको डेफिनेशन अपने आप मिलेगी। देखो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, सिस्टमिक का मतलब क्या होता है, सिस्टमिक मतलब किसी सिस्टम के द्वारा, किसी प्रोसेस के द्वारा स्टेप बाय स्टेप सिस्टमिक होता है। डिसेंसिटाइजेशन, डी मतलब किसी चीज को कम कर देना, खत्म कर देना, एब्सेंस। और सेंसिटाइजेशन का मतलब सेंसेस, जो सेंसेस बन रहे हैं, जो आपके अंदर सेंसेशंस हैं किसी चीज को लेके, उनको खत्म कर देना सिस्टमिक वे से, वो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन होता है। रटने की कहां जरूरत पड़ी। जैसे सपोज करो कि आपको किसी भी चीज से डर लग रहा है, अब आप क्या करोगे। अगर आपको पानी से डर है और आपको किसी ने बोल दिया कि पानी में कूद जाओ, तो क्या आप कूद जाओगे, नहीं कूदेंगे। लेकिन वहीं कोई आपका ऐसा गुरु है, आपका कोई ऐसा पार्टनर है, ऐसा फ्रेंड है, उसने धीरे धीरे क्या किया, आपको पहले एक डिब्बा पानी दिया, फिर आपको टब में लेके गया, फिर आपको थोड़ा बड़ा टब लेके गया, फिर स्विमिंग पूल में लेके गया, उसके बाद में आपको रिवर में लेके गया, तो आपका जो डर है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। ये जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टम के थ्रू धीरे धीरे किसी डर को खत्म कर देना सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन होता है। ठीक है। दूसरा देखो फ्लडिंग, फ्लडिंग और इम्प्लोजन, दोनों वर्ड्स के मतलब समझ लो। तुम्हारा जो टेक्निक है वो अपने आप क्लियर है। फ्लडिंग का मतलब क्या होता है, फ्लड क्या होती है, बाढ़। बाढ़ में पानी कैसे आता है, धीरे धीरे नहीं, अचानक से पानी आ जाता है। आपको संभलने का मौका नहीं देता बाढ़ का पानी कि आप संभले, आप भाग जाए या फिर आप अपने आप को सेव कर लें, उतना टाइम तो वो बाढ़ का पानी तुम्हें देता ही नहीं है। तो सेम फ्लडिंग में होता है। फ्लडिंग में क्या होता है कि जो डर है उसको अचानक से आप सामने ले आओ, तो या तो जो इंसान है वो बहुत ज्यादा स्क्रीम करेगा और स्क्रीम करके उसका डर खत्म। आप लोगों ने देखा होगा, अगर गलती से आप लोगों के सामने सांप आ जाता है तो एक बार आप बहुत जोरों से चिल्लाते हो, बहुत जोरों से, और जैसे ही आप चिल्लाए, जितना दम था उतना चिल्लाए, उसके बाद में डर खत्म हो जाता है, माइंड आपका दूसरी चीज सोचने लग जाता है कि अब मैं खुद को इससे कैसे बचाऊं। दिस इज फ्लडिंग। इस टेक्निक से अगर आप डर खत्म कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, फ्लडिंग कर रहे हैं। दूसरा शब्द एक और लिखा हुआ है यहाँ पे, इम्प्लोजन। आपने एक नाम सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा, एक्सप्लोजन। तो आपने एक वर्ड पढ़ा था एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, एक बार थोड़ा याद करके देखो। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का ब्लास्ट हो जाना। जब कोई चीज ब्लास्ट होगी तो आसपास फैल जाएगी,
एक्सप्लोजन में क्या होता है, जब बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है तो क्या होता है, बॉम्ब फूटेगा और जो उसके इंग्रेडिएंट्स या फिर जो भी उसके पार्टिकल्स हैं वो सब आसपास फैल जाएंगे। उसका ऑपोजिट है इम्प्लोजन। इम्प्लोजन क्या होता है, सारी चीजों को इकट्ठा करके एक साथ आप जब ले आते हैं, वो इम्प्लोजन होता है। इम्प्लोजन और फ्लडिंग एक ही चीज हो गई। आपने डर को एक साथ ले आए आप, और अब आप उसको फेस करवा रहे हो, वो क्या हो गया, इम्प्लोजन। और फ्लडिंग का मतलब अचानक से, बिना किसी उस पेशेंट को ये टाइम दिए बिना कि वो अपने आप को सेव कर सके, वो मेंटली फिट हो सके कि भाई साहब मेरे सामने वो डर आने वाला है, तो ये चीज क्या होती है आपकी फ्लडिंग या एक्सप्लोजन। तीसरा देखिए एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंटली, या फिर आप बोल लीजिए मोस्ट प्रायोरिटली यूज करने वाली जो थेरेपी होती है अल्कोहल विड्रॉल पेशेंट्स में। अल्कोहल जो पेशेंट्स लेते हैं उन पेशेंट्स में आपको देखने को मिलेगी एवर्जन थेरेपी। उसमें आप उन जो अल्कोहल विड्रॉल पेशेंट्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगी एवर्जन थेरेपी। अच्छा चलिए, आप लोगों ने कभी सुबह सुबह उठ के जब टीवी चलाया होगा तो एक नापतोल बाजार वाला आपके सामने आया होगा। सुबह सुबह कुछ नहीं आता, टीवी में यही चीज आती है। तो उस टाइम आप लोगों ने एक ऐड देखा होगा जिसमें वो लोग ऐड देते हैं कि अपने प्रियजनों की शराब छुड़ाए। ये वाला जो भी पर्टिकुलर उनका प्रोडक्ट होता है उसको बता के कि ये वाला प्रोडक्ट आप पिलाइए और उससे क्या होगा, आपके जो प्रियजन है वो दारू पीना छोड़ देंगे, अल्कोहल छोड़ देंगे। क्या करते हैं वो, कुछ नहीं करते, सिंपली वो एवर्जन थेरेपी यूज कर रहे होते हैं। जब आप अल्कोहल पेशेंट को अल्कोहल के साथ साथ डायसल्फराम देते हैं, डायसल्फराम केमिकल जब आप पेशेंट को देते हैं तो अल्कोहल डायसल्फराम के साथ रिएक्ट कर जाती है और जो पेशेंट है उसको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, उसका मन खराब हो जाता है। जब आपका किसी चीज पे से मन खराब हो जाता है तो आप उसे दोबारा तो नहीं करना चाहेंगे, इसीलिए जो आपका पेशेंट है वो अल्कोहल विड्रॉल कर लेता है, अल्कोहल छोड़ देता है। ये चीज है कि आपने क्या करा, उस पेशेंट को एवर्जन थेरेपी दे दी। एवर्जन थेरेपी मतलब जिस चीज से उसको प्यार था, जिस चीज की उसको लत थी, उसी चीज के विपरीत आपने एक ऐसी चीज दे दी कि उस पेशेंट को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से इरिटेशन होने लग गया, या फिर उसको उसके कुछ साइड इफेक्ट्स ऐसे आ गए कि उस पेशेंट को वो दोबारा लेना नहीं होता। दिस इज द एवर्जन थेरेपी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल याद रखिएगा अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल एंड डायसल्फराम। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट आपके आती है सोशल स्किल ट्रेनिंग। नाम से जाहिर है, सोशल मतलब सामाजिक, स्किल ट्रेनिंग। समाज में आप किस तरीके से आपके आसपास के समाज में, आसपास के एनवायरमेंट में, लोगों में आप किस तरीके से बात करेंगे, किस तरीके से बैठेंगे उठेंगे। आप लोगों ने बचपन से देखा होगा, हम लोगों के साथ एक क्लास ली जाती थी हमेशा, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। इवन तो आप कहीं भी जाएं, अगर आप कहीं पे वर्क भी करेंगे तो भी आपकी पर्सनालिटी डेवलप जरूर करवाई जाती है। क्या मानते हैं या क्या समझते हैं आप लोग कि क्या डेवलप करवाते होंगे आपकी पर्सनालिटी में? आपकी बॉडी बिल्ड वो लोग डेवलप नहीं करवाते। अगर आप मोटे हैं तो वो आपको पतला नहीं करेंगे, आप पतले हैं तो वो आपको मोटा नहीं करेंगे। व्हाट दे डू एक्चुअली इज, वो आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करते हैं। वो आपको समझाते हैं कि आपको आपके पेशेंट के साथ किस तरीके से बात करनी है, आपको अपने क्लाइंट को कैसे ट्रीट करना है, अगर सामने वाला गुस्से में है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, अगर सामने वाले से कोई गलती हो गई है तो आपको कैसे अपने आप को इस तरीके से शो करना है कि आप उसे माफ कर रहे हैं। ऑल्दो आपको कितना भी बुरा लगे, बट यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ लाइक दैट। दैट इज योर प्रेजेंट पर्सनालिटी बिल्डिंग और सोशल स्किल बिल्डिंग। सोसाइटी में आपका वो एक नेचर लेके आना जो कि आपके आसपास के हर इंसान को पसंद आए, इवन पसंद भी नहीं तो कम से कम अडेप्टेबल हो। याद करिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बिहेवियर थेरेपी में क्या करते हैं हम, पेशेंट के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, नॉन अडेप्टिव टू अडेप्टिव। जो लोग अडेप्ट नहीं कर पाते उससे उसको उस तक लेके जाते हैं जहां पे लोग उसे अडेप्ट कर रहे हो। तो सोशल स्किल्स में हम पेशेंट को वही सोशल स्किल्स दे रहे होते हैं कि कैसे लोग आपको अडेप्ट करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, आपने वो पेशेंट देखे होंगे जो बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, हाइपर एक्टिव पेशेंट्स होते हैं, या फिर मेनिक पेशेंट्स होते हैं, जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड जो पर्सन्स होते हैं। उन लोगों को हम सिखाते हैं कि कैसे अपना गुस्सा आप शांत करेंगे।
जैसे कि बैक काउंटिंग्स आप करना शुरू कर दीजिए। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है किसी पे तो तुम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, 100, 99, 98, 97, तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। अभी आपका माइंड है गुस्से पे कि मुझे तुझ पे गुस्सा आ रहा है, पर जैसे ही आप काउंटिंग करने लगेंगे होगा क्या कि आपको जो गुस्सा आ रहा है वो सबसाइड हो जाएगा और आपका माइंड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा कि मुझे गलत नहीं करना, मुझे 100 के बाद 99, 99 के बाद 98 ही बोलना है। सो दिस इज सोशल स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइम आउट। देखो टाइम आउट में क्या होता है, कभी कभी हमारे पास एक ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको आप बोलते रहिए कि पढ़ लो या फिर छोड़ो। आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जिनको टीचर्स हमेशा बोलती है कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। घर वाले बोलते हैं बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़ते। पूरे साल बच्चे नहीं पढ़ते, मोबाइल फोन में घुसे रहते हैं, चलाए जाते हैं, जो कि आप लोग भी बहुत यूज करते हैं, नो डाउट हर कोई करता है। अब आप क्या करते हैं कि उस मोबाइल में घुसे ही रहेंगे सारे दिन, कोई कुछ कह ले हम सबसे बड़े हैं, हम घुसे रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम टाइम आता है, आपको पता होता है कि 10 दिन बाद मेरे एग्जाम है, पता नहीं क्यों तब मन नहीं करता फोन उठा के इंस्टाग्राम चलाने का, मन नहीं करता फोन उठा के व्हाट्सएप चलाने का। क्यों? दिस इज एक्चुअली टाइम आउट। ये टाइम आउट है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास 20 दिन है पढ़ने को, अगर इन 20 दिन में नहीं पढ़े तो फेल हो जाओगे, बैक आने के फुल 2 चांसेस है। तो आप क्या करोगे? पढ़ना शुरू कर दोगे। ये क्या होता है? टाइम आउट। चलो नेक्स्ट क्या है? टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी में क्या होता है? अच्छा, आप लोगों ने कभी ये देखा होगा कि जो प्रिजनर्स होते हैं, जेल में जो कैदी होते हैं, उनके साथ क्या करते हैं ना, उनको हम वो लोग उन लोगों से कुछ ना कुछ काम करवाते हैं। लाइक किसी का अगर सिंगिंग में शौक है तो वो गाना गा रहा होता है, किसी का सिलाई बुनाई में शौक है तो वो कर रहा होता है। जिसका जो जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है वो लोग वैसा वैसा काम करते हैं। उससे उनको जो पैसा मिलता है, जो भी जैसा भी ट्रेड सिस्टम वहां होता है, उससे जो उनको पैसा मिलता है, उन लोगों को एक दिन ऐसा होता है कि आप जो जेलर है वो बोल देते हैं कि आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं, या फिर वो पैसे आप इकट्ठे कर सकते हैं, वो सब उनका अपना होता है। सिमिलरली चीज अपन क्या करते हैं, हम अपने साइकेट्रिक पेशेंट्स के साथ भी ये करते हैं। बहुत से पेशेंट्स, मान के चलिए कि कोई पेशेंट है वो बाइपोलर का शिकार है, बट वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। अब 24/7 तो वो बाइपोलर मूड में नहीं रहेगा ना, बाइपोलर मूड तो उसका कभी कभी आएगा। तो वो जो पेशेंट है अपना, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग भी कर रहा होता है। तो जो वहां के हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे पेशेंट्स के साथ टोकन इकोनॉमी खेलते हैं कि वो पेशेंट नहीं चाहता बनाना, कोई पेशेंट है जिसको बहुत अच्छा कुछ करना आता है बट वो करना नहीं चाहता, हम उस पेशेंट के साथ क्या करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप अगर ये काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम कोई पेशेंट है जो नहा नहीं रहा है बहुत दिनों से, तो हम उसे बोलेंगे कि अगर आज आप नहाएंगे तो हम आपको आपके घर वालों से मिलने देंगे, या फिर अगर आज तुम नहाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट समोसा खिलाऊंगी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इनको टोकन इकोनॉमी देते हैं, पेशेंट को टोकन देते हैं कि नहाने के 5 रुपए, ब्रश करने के 5 रुपए हो गए। ठीक है, अगर आपने अच्छे से खाना खाया, वेल ग्रूम्ड रहे, इन सब के 5-5, तो आपके 20 कॉइन्स हो गए, 20 टोकन हो गए। तो अब उन 20 टोकन से आप क्या ले सकते हो, एक समोसा ले सकते हो। तो जो आपका क्लाइंट है वो क्या करेगा, अपना बिहेवियर चेंज करेगा। किसके लिए? पैसे के लिए। देखो, जब आप स्टूडेंट लाइफ में रहते हो तो आप 9 बजे भी उठ जाते हो, 10 बजे भी उठ जाते हो। किसी दिन मन नहीं कर रहा कि नहीं जाना आज कॉलेज, ठंड बहुत है, तो नहीं जाएंगे। लेकिन जब आप जॉब करने लग जाते हैं तो कितना ही ठंड क्यों ना हो, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, हम उठ के चुपचाप ऑफिस चले जाते हैं, चुपचाप हॉस्पिटल चले जाते हैं। क्यों? दिस इज टोकन इकोनॉमी, जो कि हम नॉर्मल लाइफ में भी यूज कर रहे होते हैं, पैसा मिल रहा है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप अपनी टेक्निक्स की। पहली टेक्निक हमने बात करी थी सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। नाम से तो आप लोगों को समझ ही गया, बाय स्टेप अगर आप किसी पेशेंट के डर को खत्म कर रहे हो तो आप उसके साथ क्या कर रहे हो, सिस्टमिक डिसेंसिटाइज कर रहे हो। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन डेवलप किसने करा था? जोसेफ वॉल्फ इज अ पर्सन। उन्होंने क्या किया था, हमें सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन बिहेवियर
थेरेपी की टेक्निक बताई थी कि आप इस तरीके से भी किसी पेशेंट के बिहेवियर को एबनॉर्मल से नॉर्मल कर सकते हो। देखिए इन्होंने इसमें 3 स्टेप्स हमको बताए, इन्होंने 3 चीजें हमको बताई कि आप 3 चीजों से कर सकते हो। देखो 3 स्टेप्स, इसके 3 स्टेप्स फर्दर स्टेप्स क्या है। पहला जो स्टेप है वो है रिलैक्सेशन। पहला स्टेप क्या है, रिलैक्सेशन। आप अपने पेशेंट को रिलैक्स कर दीजिए, ठीक है। दूसरा है हायरार्की बिल्डअप। हायरार्की बिल्डअप, हायरार्की डेवलपमेंट में आप क्या करोगे, धीरे धीरे जो भी फोबिया है या जो भी सेंस है आपको आपके पेशेंट में खत्म करना है, धीरे धीरे उसको स्टेप बाय स्टेप उस पेशेंट के सामने लेके आइए। और थर्ड क्या है, डिसेंसिटाइजेशन। और उसके बाद में क्या कर दीजिए, डिसेंसिटाइज कर दीजिए। देखिए अगर आपको सपोज करिए आप में से किसी को बिल्ली से बहुत डर लगता है, तो जोसेफ वॉल्ट ने क्या किया, जोसेफ वॉल्ट के अकॉर्डिंग मुझे बिल्ली से डर लगता है, मैं बिल्ली को देख नहीं सकती, बिल्ली जैसे मेरी आंखों के सामने आती है आई गॉट अ पैनिक अटैक की सांस रुक जाती है, हालत खराब हो जाती है। अब इस डर को तो दूर करना है, ये तो नॉर्मल डर तो नहीं है ना, बिल्ली तो कहीं भी दिख सकती है आपको, तो आप क्या करेंगे। सपोज मुझे अगर टाइगर से डर होता तो ठीक है यार, सबको ही होता है, तुमको भी है मुझको भी, अब कोई ऐसा तो है नहीं ना टाइगर को बोलेगा हेलो भैया, नहीं बोलते ना, सबको ही डर रहता है। लेकिन बिल्ली से कौन डरता है, बिल्ली तो लोग इवन कैट इज अ डोमेस्टिक एनिमल, लोग पालते भी है उसको, कैसे काम चलेगा, मेरी तो जिंदगी खराब है। तो अब जोसेफ वॉल्ट क्या बोलते हैं कि जिंदगी खराब मत करो, मैं हूं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया मेरे साथ, मेरे को एक कमरे में लेके गया और चुपचाप बैठा दिया, शांत, जहां पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूं, मेरे को मेरा फोन दे दिया, मैं खुश, मेरा फोन खुश। दूसरे में उन्होंने क्या किया, हायरार्की बिल्डअप की। अब हायरार्की कैसे बिल्डअप करी, ऐसे कि छोटी बिल्ली फिर बड़ी बिल्ली फिर उससे बड़ी बिल्ली, नहीं। हायरार्की में इन्होंने कैसे बिल्ड किया, मुझे सबसे पहले एक फोटो दिखाई, किसकी, मेरे बचपन की, बिल्ली की। किसकी, बिल्ली की, क्योंकि डर किससे था, बिल्ली से। हायरार्की में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मुझे बिल्ली की फोटो दिखाई, बिल्ली और मैं डर गई, फोटो दिखाई, बोला हाथ में ले, हाथ में लिया, ठीक है, काटी नहीं, काटी ना, ठीक, फर्स्ट। दूसरी हायरार्की में क्या किया उन्होंने, सेकंड टाइम मुझे एक टेडी लाके दिया, लेकिन वो टेडी बियर नहीं था, टेडी कैट थी, कैट दी। अब भाई अभी तक तो फोटो थी, ठीक है, ये क्या आ गया, ये तो क्या पता इसके अंदर बिल्ली हो। तो उन्होंने बोला नहीं, पकड़ इसको। मैंने उसे पकड़ा, मैंने उसके साथ खूब खेला, उस कैट के साथ। तो इतना तो पता चल गया कि कैट को मारो पीटो कूटो, वो कैट मुझे कुछ नहीं कर रही थी, थोड़ा डर निकला। तीसरे में उन्होंने क्या किया, एक कैट लाए, लेकिन उस कैट असली कैट थी, लिविंग कैट थी, लेकिन वो कैट बंधी हुई थी, वो कैट मेरा कुछ नहीं कर सकती थी। वो कैट को लेके आए, मुझे उस कैट की जो रोप थी वो पकड़ा दी, जिस रोप से वो टाई अप थी वो पकड़ा दी, मुझे बोलते खेल इसके साथ, रह इसके साथ। अब वो बंद कमरा, मैं और मेरी बिल्ली। अब मेरे को इतना तो समझ आ गया था कि फोटो देख ली, बिल्ली को टेडी के साथ खेल लिया, इतनी भी खतरनाक ये नहीं है। और मुझे कोई और लाके दे रहा है, मतलब उसको नहीं काटी तो मुझे भी नहीं काटेगी। हायरार्की बिल्ड करी। और अब नेक्स्ट सबसे ऊपर हायरार्की में उन्होंने नॉर्मल बिल्ली और मुझे, ना बिल्ली टाई अप थी ना मैं टाई अप थी, हम दोनों को छोड़ दिया, हम दोनों मस्त है। थोड़ी देर में बिल्ली से डरी, मैं घबराई, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं, पेशेंट डरेगा घबराएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका वो डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले रिलैक्सेशन, कोई नहीं था, मैं अकेली थी। देन हायरार्की, फोटो आई, टेडी कैट आया, उसके बाद में कैट विद रोप, टाइड रोप आई, फिर उसके बाद में कैट आई, मैं कैट के साथ कंफर्टेबल, डिसेंसिटाइजेशन हो गया। अब अगर मैं एक कैट के साथ खेल ली तो बाहर अगर मुझे कैट मिलेगी तो इतना तो समझ आएगा कि भाई साहब इतनी खतरनाक तो नहीं होती, थोड़ा पैनिक करूंगी, लेकिन हो सकता है कि एक कैट के साथ मैं एडजस्ट हो जाऊं, 2 कैट के साथ एडजस्ट हो जाऊं, धीरे धीरे करके वो डर मेरे अंदर से मोस्ट प्रोबेबली 99% खत्म हो जाए। बस इतना ही तो चाहिए था, आपका जो इलॉजिकल फोबिया है वो निकल गया ना, यही चाहिए। अब ये आप सभी बच्चों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी प्लीज टाइगर के साथ ये एक्सपेरिमेंट ना करे कि असली टाइगर लाके रख दिया कि मुझे टाइगर से फोबिया हटाना था, ठीक है, हंसने की बात नहीं थी। चलिए, ये था सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, होपफुली आपको समझ आया होगा।
अब हम ये देख लेते हैं कि हम सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन किस किस चीजों के लिए करते हैं। यूज, कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं। पहला यूज देखिए इसका, पहला यूज जो कि मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर किसी पेशेंट को एंजाइटी है, किसी चीज से एंजाइटी है, घबराहट है, तो आप उसमें सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन करेंगे, ठीक है। दूसरा है फोबिक डिसऑर्डर। अगर आपको किसी चीज से फोबिया है तो भी आप क्या करेंगे, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा ओसीडी। ओसीडी लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपको ओसीडी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर ओसीडी से रिलेटेड और भी कुछ इश्यू है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट जो वीडियो था उसका लिंक है, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए, ओसीडी में भी हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को सिस्टमिक डिसेंसिटाइज कर सकते हैं। और लास्ट है सर्टेन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें भी आप पेशेंट के साथ क्या कर सकते हैं, एवर्जन सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। धीरे धीरे पेशेंट के जो फोबिया है, जो डर है, उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में, लास्ट टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर कि आप अपना डाउट क्लियर करें और टॉपिक क्लियर करें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं फ्लडिंग की। पहला हमारा क्या था, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। दूसरा क्या है, फ्लडिंग। अब हम बात करेंगे फ्लडिंग के बारे में। देखिए, फ्लडिंग मैं आपको समझा चुकी हूँ। फ्लडिंग का दूसरा नाम क्या है, इम्प्लोजन। फ्लडिंग के बारे में अगर हम बात कर लें तो फ्लडिंग इज नॉट सुटेबल, याद रखना, फ्लडिंग इज नॉट सुटेबल फॉर कार्डियक पेशेंट्स। कभी भी कार्डियक पेशेंट के साथ फ्लडिंग आपने यूज नहीं करनी है। डर जाए ना जाए, पेशेंट चला जाएगा, तो हमें पेशेंट नहीं भेजना, सिर्फ डर भेजना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो फ्लडिंग के जब फ्लडिंग लिखो, पढ़ो, सुनो, दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, अगर फ्लडिंग है तो ये टेक्निक कभी यूज नहीं करनी कार्डियक पेशेंट के साथ। देखो, समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है क्यों नहीं यूज करनी। अरे आप अचानक से, मैं दिल की मरीज, कमजोर दिल वाली, आपने मेरे सामने लाके शेर खड़ा कर दिया, मैं खत्म, पेशेंट खत्म, डर तो जाएगा। अब तुम बोलोगे मैम डर तो गया, अरे बेटा डर के साथ साथ पेशेंट भी तो गया। तो इतना जुल्म मत ढाओ, सिर्फ डर को भगाओ। डर के आगे जीत है, वो जीत देखने के लिए पेशेंट को तो रोक के रखो, ठीक है। सो कार्डियक पेशेंट के साथ आप कभी भी फ्लडिंग टेक्निक यूज नहीं करेंगे। ऑलवेज गो विद सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। अगर आपका पेशेंट कार्डियक पेशेंट है, हमेशा सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन करिए, एवर्जन थेरेपी करिए, नो इश्यू, बट डोंट टेक अ रिस्क विद फ्लडिंग। फ्लडिंग के साथ रिस्क मत लेना। देखो, अब हम वही हमारे कैट वाले एग्जाम्पल के साथ फ्लडिंग समझते हैं। देखो क्या होता है, मुझे कैट से डर है, मेरा जो थेरेपिस्ट है उसने क्या किया है, मेरे को देख लिया, ठीक है, कोई कार्डियक इश्यूज नहीं है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, एज भी ज्यादा नहीं है, कोई ऐसा एक्स फैक्टर भी नहीं है जिसकी वजह से कार्डियक इश्यूज होने के चांसेस हो या फिर और भी कोई चांसेस हो। तो उन्होंने क्या किया, मेरे साथ फ्लडिंग करने का सोचा। अब क्या हुआ, उन्होंने मेरे को बिठाया एक रूम में, रूम लॉक कर दिया और रूम के अंदर 3-4 कैट छोड़ दी। कर या मत, या तो इन कैट के साथ एडजस्ट कर ले, नहीं कर सकती तो तेरी दिक्कत है भाई, मरूंगी तो नहीं ना, आई विल एडजस्ट। ज्यादा चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, डरूंगी, आई गॉट स्वेटिंग, आई गॉट एवरीथिंग, बट मरूंगी नहीं मैं, क्योंकि बिल्ली से डर के मर नहीं सकती मैं। ओके, सो व्हाट इज दिस कि आपने पेशेंट को एक्सप्लोर कर दिया है एक साथ, उसके डर के साथ में। सपोज करिए किसी पेशेंट को बहुत डर है स्विमिंग से, वो बहुत डरता है, कि यार मैं स्विमिंग कर ही नहीं सकता, ऑल्दो उसने कभी ट्राई नहीं करी है कि मुझे स्विमिंग आती है या नहीं, कभी वो स्विमिंग पूल में उतरा भी नहीं है, पर उसे डर है कि यार मैं स्विमिंग तो नहीं कर सकता, मैं स्विमिंग करूंगा तो मैं डूब गया तो, एक थॉट प्रोसेस है कि आप थॉट पे किसी का कंट्रोल नहीं है, उसका एक थॉट है, यार मैं स्विमिंग पूल में गया और वो मूवी में दिखाता है वैसे मैं डूब गया तो क्या होगा, रुक 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 रुक, तू सोच क्यों रहा है, तू कूद जा, पीछे से जाओ धक्का दे दो, दिस इज फ्लडिंग।
अब गया, हाथ पैर तो मारेगा ना, मरना तो पसंद नहीं करेगा कि यार इसने मुझे धक्का दे दिया, ये जेल चला जाएगा, मैं मर जाता हूँ, नहीं ना। ही विल डू अप्स एंड डाउन्स, जो भी उसको करना होगा वो करेगा, बट ही विल सेव हिज लाइफ। दिस इज फ्लडिंग, ये फ्लडिंग होती है। इसीलिए फ्लडिंग कभी भी आप कार्डियक पेशेंट के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, फ्लडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली और मेनली फोबियाज के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अगर आपके पेशेंट को किसी चीज से बहुत ज्यादा डर है, आप उसी के साथ फ्लडिंग कर लीजिए, पेशेंट का दर्द ठीक हो जाएगा। एक और चीज जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है, जब भी कभी आप थेरेपीज किसी पेशेंट के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं थेरेपीज में, तो ध्यान रखिएगा पेशेंट का लेवल हमेशा चेक करना। ऑलवेज चेक द ग्रेड, कि किस ग्रेड तक आपके पेशेंट में फोबिया है। किसी पेशेंट में अगर हाई ग्रेड फोबिया है, उस पेशेंट को बहुत खतरनाक डर है, उसके साथ भी फ्लडिंग तो मत करना। फ्लडिंग एक छोटा मोटा डर है, हल्का फुल्का डर है, मॉडरेट डर हम हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, पर सीवियर डर में कभी भी कोशिश मत करिएगा कि आप आपके पेशेंट को एक रिस्क में डाल रहे हैं अगर फ्लडिंग उनके साथ कर रहे हैं। सो बी अवेयर, बट सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन इज क्वाइट सेफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एवर्जन थेरेपी की। एवर्जन थेरेपी, अब हम बात कर लेते हैं अपनी थर्ड टेक्निक, और कौन सी टेक्निक है वो, एवर्जन थेरेपी। देखो एवर्जन थेरेपी में मैं आपको समझा चुकी हूँ, एवर्जन थेरेपी में रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। आपका जो एक क्लाइंट होता है उसकी हमेशा एक कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, उस एक्टिविटी के लिए आपको एक एडवर्स रिएक्शन उसमें लानी है। जैसे कि अगर कोई इंसान को किसी भी चीज की एडिक्शन है, आप उस एडिक्शन को छुड़वाने के लिए उस पेशेंट में ऐसा कोई रिस्पॉन्स अगर आपको आपके पेशेंट में लाना है। अब देखो क्या होता है, आपके पेशेंट में जो भी उसकी एक एक्टिविटी है, उसका रिस्पॉन्स आपको लेके आना है। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एवर्जन थेरेपी में हम अल्कोहल की बात कर ले अगर, तो अल्कोहल में क्या होता है, पेशेंट अल्कोहल ड्रिंकर होता है, अच्छा खासा ड्रिंक कर लेता है। जो पेशेंट उसकी एक्टिविटी क्या है, ड्रिंक करना। आपको एक रिस्पॉन्स लेके आना है पेशेंट में, क्या डायसल्फाम दो, पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाएगी। व्हाट इज द रिस्पॉन्स नाउ, वॉमिटिंग रिस्पॉन्स हुआ। पेशेंट को तो नहीं पता, आपको पता है कि पेशेंट की एक्टिविटी थी अल्कोहल पीना, अब उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, जैसे ही अल्कोहल पिएगा वॉमिट करेगा, अल्कोहल पिएगा वॉमिट करेगा। अब जो रिस्पॉन्स है वो अडेप्टेबल रिस्पॉन्स नहीं है, किसी को भी अच्छा तो नहीं लगेगा कि वो कुछ भी खाए पिए और उसको वॉमिट हो जाए। तो जो पेशेंट है वो इस रिस्पॉन्स की वजह से अपनी उस एक्टिविटी को करना छोड़ देगा। सो यू हैव टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स सॉरी अगेंस्ट द एक्टिविटी। किसी एक एक्टिविटी के अगेंस्ट आपको कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करना है कि जो आपका पेशेंट है वो एक्टिविटी ही करना छोड़ दे, ठीक है। देखो इसके एग्जाम्पल में आप कौन कौन से रिस्पॉन्सेस पेशेंट को दे सकते हो। इलेक्ट्रिकल शॉक, पहले के जमाने में आप लोगों ने देखा होगा कि जो साइकेट्रिक वार्ड्स होते थे, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स होते थे, वहां पे लोग यही मानते थे कि अगर तुम पागल हो तो तुम्हें बिजली के झटके दिए जाएंगे। इवन कुछ टाइम पहले भी नहीं, आज भी अगर आप अपने इंडिया में बहुत सी जगह पे बहुत सी जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि व्हेनेवर यू टॉक टू समवन कि पागल क्या होता है, साइकेट्रिक क्या होता है, तो दे विल से अच्छा ये पागल है, इसको तो बिजली के झटके दो और ठीक कर दो। मुझे नहीं समझ आता क्यों लोगों में ये भावनाएं हैं, लेकिन ये भावनाएं आज भी हैं। ऑल्दो इलेक्ट्रिकल शॉक हम पढ़ रहे हैं बट हमें देने नहीं है। इलेक्ट्रिकल शॉक आप मैं नहीं दे सकते हैं, कोई भी किसी भी पेशेंट को इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं दे सकता है। गवर्नमेंट ने मना कर रखा है, ये एक्चुअली बैन ही मान के चलिए आप, ये बैन ही है। यू कैंट गो एंड से कि अच्छा ये पागल है, इसको इलेक्ट्रिकल शॉक दे दो। देयर आर सम ऑफ द रीजंस। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली भी हम जब पेशेंट का सीपीआर कर रहे होते हैं, हमारा पेशेंट को अगर कार्डियक अरेस्ट है, आप उसका सीपीआर कर रहे हो, तो आप हर सीपीआर में नहीं ना उसको डिफिब्रिलेट करोगे, उसको शॉक दोगे। शॉक तो आप उसमें भी दे रहे हो ना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिना जरूरत के तुम तुम्हारे पेशेंट को बिजली का करंट दिए जा रहे हो, शॉक दिए जा रहे हो। नो, यू डोंट हैव टू डू दिस। आपको आपके पेशेंट की केयर करनी है, उसे परेशान या तंग नहीं करना।
कोई भी इंसान क्यों ना हो, अगर आपके पास एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स, अगर आप उसको टेक केयर कर रहे हो तो हमेशा याद रखना, व्हाट्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज आपके पेशेंट के चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। नेवर माइंड कि उसकी कितनी हालत खराब है, बट आपको देख के वो स्माइल करना चाहिए। दैट विल बी योर फर्स्ट ड्यूटी, क्योंकि आप अगर अपने पेशेंट को खुश रखेंगे तभी आपका पेशेंट आपसे ट्रीटमेंट करवा के जल्दी ठीक होगा। ठीक है, सो मेक श्योर गिव योर पेशेंट स्माइल्स। ऑल्दो ठीक होना ना होना, टाइम लगना, वो सब एक मेडिकल थियरी है, वो सब मेडिकल चीजें हैं जो कि आप, आपके डॉक्टर्स, आपके कंसल्टेंट्स मिलके उनको ठीक कर ही देंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आता है। इलेक्ट्रिकल शॉक आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं। दूसरा, सोशल डिसअप्रूवल। देखो, सोशल डिसअप्रूवल बहुत हुआ है आपके साथ और मेरे साथ। अब आप लोग सोच रहे हो कैसे। याद करो बचपन के वो दिन जब मम्मी आपको बोलती थी कि ये मत करे, मत करे, मत करे, मत करे, और हम करते थे। मम्मी बोलती थी कि मैं जब झाड़ू लगाऊं तो बैठ जाया कर सोफे पे, हम नहीं बैठते थे। मम्मी क्या करती थी, बात नहीं करती थी थोड़ी देर के लिए, मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगी। सोशल डिसअप्रूवल, मम्मी ने अप्रूव नहीं किया ना हमारी वो हरकतें, सोशल डिसअप्रूवल। दूसरी बार हम ध्यान रखेंगे कि यार मम्मी बात नहीं करेगी, फिर से मैंने गलती कर दी तो अब मैं वो गलती नहीं करूंगी। सो दिस इज सोशल डिसअप्रूवल, जो कि हम बचपन से सहन करते हुए आ रहे हैं और आज भी हम हमारी सोसाइटी में सहन कर रहे होते हैं। आप कुछ भी ऐसा काम कर दीजिए जो कि आपकी सोसाइटी को, आपके आस पड़ोसियों को अच्छा नहीं लगता, दे विल डिसअप्रूव यू। वो लोग फटाक से कह देंगे अरे नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। सो आपको ये चीजें, ये जो टेक्निक है एवर्जन थेरेपी, उसमें भी ये जो स्टेप है सोशल डिसअप्रूवल, इससे क्या होता है, कोई लॉस तो नहीं हो रहा, देखा जाए तो ना इकोनॉमिक का लॉस है ना किसी चीज का, बस एक मेंटली लॉस है, मेंटली डिसअप्रूवल है कि यार मैंने कुछ गलत किया जिसकी वजह से शायद मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मैंने कुछ गलत किया शायद जिसकी वजह से लोग मुझे गलत बोल रहे हैं। सो व्हाट आई हैव डन इज रॉन्ग, समथिंग आई हैव डन और वो गलत है, तो मुझे उसको सुधार करना है, मुझे उसे सही करना है। ठीक है, और लास्ट है वॉमिटिंग इंड्यूस सब्सटेंसेस। वॉमिटिंग इंड्यूस सब्सटेंसेस का बेस्ट एग्जांपल आपको डायसल्फाम बता चुकी हूँ अल्कोहल विड्रॉल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये किस किस चीज में यूज आएगा, कब कब आप एवर्जन थेरेपी का यूज करेंगे। इसके लिए पहली चीज है अल्कोहल अब्यूज। कब हम आप यूज करेंगे, फर्स्ट यूज की अगर हम बात कर ले तो वेर यू विल यूज, पहला क्या है, अल्कोहल अब्यूज। जो आपका पेशेंट है अगर वो अल्कोहल अब्यूज कर रहा है तो आप उसे क्या देंगे, एवर्जन थेरेपी देंगे, और उसमें भी वॉमिटिंग इंड्यूस सब्सटेंसेस आप दे सकते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं पैराफीलियाज। अब पैराफीलिया क्या है, देखिए पैराफीलिया इज अ सेक्सुअल डिसऑर्डर। ये एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है जिसमें जो पेशेंट है वो हर्ट, या तो खुद को हर्ट करता है या अपने पार्टनर को हर्ट करता है। तो वो कंडीशन जब कोई इंसान किसी को हर्ट कर रहा है या खुद को हर्ट कर रहा है, एट दैट टाइम आपको उस, ये जो बिहेवियर उस पेशेंट का है नॉट सोशली अप्रूव्ड, नॉट नॉर्मल, तो आपको वो जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको नॉर्मल करना है। किसके द्वारा, एवर्जन थेरेपी के द्वारा। इवन दो यू कैन गिव द पेशेंट पनिशमेंट, आप पेशेंट को पनिशमेंट दे सकते हैं, कोई भी पनिशमेंट। ठीक है, तो ये आप किस में कर सकते हैं, पैराफीलियास के लिए कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो वही अपना ओसीडी है। ओसीडी पेशेंट्स के साथ भी आप ये कर सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट है उसको बार बार आदत है कि वो ताला चेक करेगा, मैंने लगाया है नहीं लगाया है नहीं, छोड़ के चले जाओ, कहाँ जाओगे भाई। ऐसा कोई पेशेंट है जो कि बार बार ऐसे कर रहा है कि अरे गया, मैंने गेट पे ताला तो नहीं लगाया था, नहीं लगाया था, वापस गया, फिर गया, 3 बार चला गया, ठीक है, चौथी बार में आप उसे छोड़ के चले जाइए, आराम से जाइए, पार्टी एंजॉय करिए, उसे घर पे रहने दीजिए। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो पेशेंट ये सोचेगा कि यार जल्दी से चेक करके आता हूँ, अदरवाइज फिर से मुझे छोड़ जाएंगे। 3-4 बार छोड़ के जाओगे, अगली बार वो ताला ना भी लगा के आएगा तो चेक करने नहीं जाएगा, क्योंकि तुम लोग पार्टी कर रहे हो, वो पार्टी से बच रहा है, यार गलत बात है। ठीक है, सो दिस इज क्या, एवर्जन थेरेपी। होपफुली समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो, आपका चैनल है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज कॉन्टेक्ट करें, प्लीज डाउट क्लियर करें। लाइट तो लाने जाना। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे टोकन इकोनॉमी की। देखो टोकन इकोनॉमी में आपको बता चुकी हूँ, बच्चों के साथ हम क्या करेंगे, उन बच्चों को ये बोलेंगे कि अगर आपने अपने जो भी
रूटीन वर्क्स हैं वो टाइम टू टाइम कर लिए तो आपको टोकन दिए जाएंगे। उन टोकन के साथ आप अपनी फेवरेट चॉकलेट्स ले सकते हैं, क्लोथ्स ले सकते हैं, जो भी आपको करना है वो आप उन टोकन से कर सकते हैं, जो भी नंबर ऑफ टोकन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम आउट। टाइम आउट में देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि टाइम आउट मतलब आप अपने पेशेंट का क्या करेंगे, उसको एक काम देंगे। आपके पेशेंट ने आपकी बात नहीं मानी, दवाई नहीं ली है, या फिर आप उन्हें बोल रहे हैं रूटीन वर्क्स के लिए वो नहीं कर रहे हैं, आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो आइसोलेट कर दीजिए पेशेंट को कुछ टाइम के लिए। ना आप उनसे बात करेंगे, ना कोई और उनसे मिल सकता है, ना वो कहीं बाहर जा सकते हैं, ना वो कहीं देख सकते हैं। ये होता है रीइंफोर्समेंट। आप अपने पेशेंट को रीइंफोर्स कर रहे हो। रीइंफोर्स आप दो तरीके से कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप अपने पेशेंट को हमेशा सजा ही दो, आप अपने पेशेंट को रिवॉर्ड दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसने आज काम नहीं किया, आज अपने उसको आइसोलेट कर दिया, पनिशमेंट दे दिया, लेकिन कल उसने बहुत अच्छा काम किया आपके लिए, तो आप उसे कुछ पनिशमेंट, जैसे कल आपने पनिशमेंट दिया तो आज आप उसे कोई रिवॉर्ड दीजिए। फॉर एग्जाम्पल उसको कुछ खाना है तो आप वो ला के दीजिए, या फिर उसको जहां जाना है आप लेके जाइए। जहां जाना मतलब आप घुमाने नहीं लेके जाएंगे, बट इन केस आप उसे थोड़ा बाहर घुमा सकते हैं, गार्डन में घुमा सकते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए अपने से ज्यादा मिलने का टाइम दे सकते हैं। तो जो उसे अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। तो आप अपने पेशेंट को इस तरीके से हमेशा रीइंफोर्स करके रखेंगे कि वो आपके साथ बहुत अच्छे से रहे, आपको एज अ फैमिली ट्रीट करे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके लिए इजी हो जाएगा अपने पेशेंट का हर काम करना। वो आपकी बात मानेगा तो आपको जिद नहीं करनी पड़ेगी, आपकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। ओके, एंड द लास्ट इज सोशल स्किल ट्रेनिंग। देखो, सोशल स्किल ट्रेनिंग जरूरी नहीं है कि आप साइकेट्रिक पेशेंट्स को दो, जरूरी नहीं है कि आप पेशेंट्स को भी दो। सोशल स्किल ट्रेनिंग इज अ ट्रेनिंग जो कि आप, मैं कभी भी कहीं भी ले सकते हैं। आप लोगों को या किसी भी इंसान को कैसे दूसरे के साथ बिहेव करना है वो सबसे बड़ी बात हो जाती है। हमने हमेशा, आपने देखा होगा कि जब रिहैबिलिटेशन एक शब्द हम पढ़ते हैं, जब आपका पेशेंट बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो जाता है, आप उन्हें धीरे धीरे ये सिखाते हैं कि भाई अब तो ठीक तो हो गया, ठीक है, तेरी सारी मेंटल इलनेस ठीक हो गई, लेकिन बाहर जाके तुझे कैसे लोगों से मिलना है, आप वो अपने पेशेंट को सिखाएंगे। कैसे? जैसे कि अगर कोई आपसे बोल रहा है तो आप उसे स्माइल करके जवाब दीजिए, प्यार से बोलिए, गुस्से से नहीं बोलोगे अरे ओ, नहीं, प्यार से बोलिए, हाँ जी बोलिए, क्या हुआ, ठीक है। अपनी टोन को आपको धीरे रखना है, हाँ जी, यस, बी पोलाइट। हमेशा हर किसी के साथ मधुरता से बात करनी है, गुस्से से नहीं बात करनी। दिमाग खराब हो रहा है, मानते हैं बहुत दिमाग खराब है आपका, लेकिन अब आप मेरे पे थोड़े उतार दोगे, नहीं ना, उतारना खुद पे ही है, तो वो घर जाके करेंगे। अभी अपन क्या करते हैं, प्यार से बात करते हैं। हमें बहुत बहुत पोलाइट होके सामने वाले को ट्रीट करना है, सो दैट सामने वाले को ये लगे कि ये दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, मुझे कभी भी जरूरत पड़ेगी, इसे कभी भी जरूरत पड़े ना, मैं तो हमेशा खड़ा रहूंगा। ये वाली फीलिंग कब आएगी, जब आप किसी इंसान को पोलाइटली बिहेव करोगे, आप किसी इंसान के साथ उसको बहुत प्यार से बोलोगे। तो दीज आर द सम ऑफ द सोशल स्किल्स। कैसे? आई कांटेक्ट, ऐसे बात नहीं करनी है, हाँ बोल क्या हो गया, अरे भाई मुझे देख ले, हेलो हेलो मैं इधर हूँ, तो वैसे बात करनी है कि हाँ बोलिए क्या हो गया। आप अगर कभी जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आप अपने पेशेंट से मिलेंगे, तो ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल हैव आई कांटेक्ट विद योर पेशेंट। पेशेंट को देख के बोलो, हाँ अंकल क्या हो गया, हाँ मिस्टर XYZ जो भी उनका नाम है, या मिस XYZ जो भी उनका नाम है, ठीक है। दूसरी, पोलाइटली प्यार से बोलेंगे, क्या हो गया आपको, कहाँ दर्द हो रहा है। इसके अलावा लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, पेशेंट के साथ बहुत एक्टिवली लिसनिंग करेंगे, नॉट इवन विद पेशेंट, किसी के भी साथ। अगर किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, सपोज करो बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है, चुपचाप खड़े रहो उसके सामने, सुनते रहो उसकी। वो ये सोचेगा कि अरे तू बोल ना, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, बोलेगा यार क्या बोलूं, कोई बात नहीं, गुस्सा ही तो है, ठंडा हो जाएगा, तू चिल पा। तुम बोलोगे ना, तुम देखना तुम्हारे सामने वाले का गुस्सा क्यों ठंडा हो जाएगा। तुम भी उसको बोलोगे अरे तू गुस्सा क्यों कर रहा है, तू बहुत गंदा है, तू बहुत गंदा है। एक्टिव लिसनर बनो, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द सोशल स्किल्स जो कि आपको अपने पेशेंट में बिल्ड करनी है, उसको रिहैबिलिटेट करना है कि वो सोसाइटी में जाके फिर से अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। ओके, सो ये हो गई टेक्निक्स। चलो रिवाइज करते हैं। पहली टेक्निक कौन सी थी? एवर्जन थेरेपी, गो विद एनीवे। वैसे पहली कौन सी थी? सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, फ्लडिंग,
थर्ड वन इज एवर्जन थेरेपी, फोर्थ वन इज टोकन इकोनॉमी, फिफ्थ वन इज टाइम आउट एंड सिक्स्थ वन इज सोशल स्किल ट्रेनिंग। 6। कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कभी भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 टॉपिक और आज हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हमारी बिहेवियर थेरेपी कंप्लीट। फर्स्ट इज डिसएडवांटेजेस एंड द एडवांटेजेस। क्यों हम बिहेवियर थेरेपी कर रहे हैं, हमें क्या फायदा मिलेगा बिहेवियर थेरेपी करने का, और इस दुनिया में किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी तो है ही। बिहेवियर थेरेपी क्या चीज है, वो कमी अब बिहेवियर थेरेपी की पढ़ लेते हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। जैसा कि आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि हर चीज की कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। आप अगर कोई दवाई भी ले रहे हो तो उस दवाई का कुछ इफेक्ट होगा, कुछ साइड इफेक्ट होगा। सिमिलरली थेरेपी भले उसमें आप बिहेवियर थेरेपी में कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, लेकिन आप थेरेपी तो दे रहे हो, तो कुछ तो उसमें पॉजिटिव होगा, कुछ उसमें नेगेटिव होगा। हम अभी बात कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की। देखो शुरू करते हैं पॉजिटिव से, एडवांटेजेस। पहला एडवांटेजेस, इफेक्टिव विदाउट ट्रीटमेंट। आपके पेशेंट को गोली लेने की जरूरत नहीं है। आपके पेशेंट को अगर किसी दवाई से एलर्जी है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पेशेंट को किसी खाने से एलर्जी है, आपके पेशेंट को एस्थमा है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको। कोई ट्रीटमेंट हम नहीं दे रहे हैं। हम हमारे पेशेंट को ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको सुबह शाम रात दिन दवाई लेनी है। आप तो सिर्फ हमारे साथ अपना थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम आपको ठीक कर देंगे। नेक्स्ट है इंक्लूड ऑल एज ग्रुप। सारे एज ग्रुप इसमें आ रहे हैं। सारे कैसे, हमने अभी देखा था टोकन इकोनॉमी में हम बच्चों के साथ भी ये चीज कर सकते हैं, जो कि हम लोग करते भी है ना। बच्चों को कहते हैं कि चलो ठीक है तुम आज मेरा ये काम करो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आऊंगा। सो दिस इज व्हाट ऑल एज ग्रुप को इंक्लूड कर रहा है। बच्चे बूढ़े सब लोग इसमें आ रहे हैं। और थर्ड एविडेंस बेस्ड थेरेपी है। एविडेंस बेस्ड मतलब हवाओं में बातें नहीं करी गई हैं। ये चीज फैक्ट है कि अगर आप किसी इंसान से प्यार से बोलोगे तो वो आपकी बात सुनेगा। ये चीज फैक्ट है कि अगर आप किसी इंसान को टोकन इकोनॉमी करोगे, अगर आप किसी इंसान को पैसा दोगे तो वो आपकी बात सुनेगा, वो आपकी बात मानेगा और शायद जल्दी जल्दी अपने बिहेवियर में चेंज भी कर लेगा। ठीक है, सो दीज ऑल आर द एविडेंस बेस्ड थेरेपीज। ठीक है, तो ये एडवांटेज हो गया। पहला एडवांटेज क्या है, इफेक्टिव विदाउट ट्रीटमेंट। किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट नहीं है लेकिन ये इफेक्टिव है। सारे एज ग्रुप्स को इंक्लूड करता है, बच्चे हो, जवान हो, गर्ल्स, बॉयज, व्हाटसोएवर, ये सबके लिए इफेक्टिव है। देन एविडेंस बेस्ड। एविडेंस बेस्ड मतलब तथ्यों पे आधारित है, हवाओं में बातें नहीं करी गई है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस। देखो पहला डिसएडवांटेज है मे चेंज बिहेवियर नॉट फीलिंग। आप में से किसी के दिमाग में अगर ये चीज आई तो बहुत अच्छी बात है कि ठीक है हमने हमारे पेशेंट को फोबिया से हटा दिया, लेकिन वो तो उसका हमने बिहेवियर चेंज किया, हमने उसकी फीलिंग तो चेंज नहीं कर दी। उसमें डर तो उसको लगेगा ही ना, देखेगा एक बार तो डर तो लगेगा कि यार, लेकिन हाँ फिर उसको याद आएगा कि उस दिन मेरे से सब कुछ हैंडल हो गया था, मैंने उस कैट को हैंडल कर लिया था, तो मैं इसको भी हैंडल कर सकती हूँ। दूसरी चीज, आप अपने पेशेंट में ये फीलिंग कभी नहीं हटा सकते हो कि मैं बीमार हूं। आप सिर्फ उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हो कि ठीक है मैं पोलाइटली बोल लूंगा। फॉर एग्जाम्पल लीजिए कि कोई शॉर्ट टेम्पर्ड पेशेंट है आपका, वो पेशेंट बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। आप उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं करवा रहे हो, आप सिर्फ उसके गुस्से को कम करना उसे सिखा रहे हो, आप उसका गुस्सा कम नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ? आपके पेशेंट को गुस्सा तो आएगा, आपने उसके गुस्से को आना बंद नहीं किया, आपने सिर्फ उसके गुस्से को कैसे इग्नोर करना है वो उसे सिखा दिया है। तो ये तो डिसएडवांटेज है एक तरीके से। अगर आप गुस्सा लाना ही बंद कर दो, आप कुछ ऐसा कर दो कि उस पेशेंट को गुस्सा ही ना आए, खेल ही खत्म ना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि उसे वो उल्टी गिनते। सो ये क्या हो गया, उसका डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा, डजंट प्रोवाइड इनसाइट। आपके पेशेंट को इनसाइट नहीं देता। इनसाइट कैसे? अल्कोहल विड्रॉल की हमने बात करी। आपका जो पेशेंट है वो क्यों अल्कोहल नहीं पी रहा है बच्चा? क्योंकि आपने उसको दवाई दी, उसको उल्टी हुई, उसने अपनी मर्जी से अल्कोहल पीना नहीं छोड़ा। अगर कोई पेशेंट अपनी मर्जी से अल्कोहल पीना छोड़ देगा तो हो सकता है वो जिंदगी में कभी वापस ना पिए। लेकिन अगर आपने डायसल्फराम देके उल्टी करवा के उस पेशेंट की छुड़वाई है, तो हो सकता है कि साल 1.5 साल बाद में वो कभी यार दोस्तों के साथ जाए और फिर से पी ले और उस दिन उसको उल्टी ना हो और फिर से स्टार्ट कर दिया तो आप अपने पेशेंट की इनसाइट चेंज नहीं कर रहे हो, है ना।
तो ये क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा, ट्रीट सिम्टम्स रेदर देन कॉज। सिम्टम्स को आप ठीक कर रहे हो, आप उसकी जड़ तक नहीं जा रहे हो। वो चीज, वो बीमारी, वो लत क्यों लगी, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, बस आप उस लत को ठीक कर रहे हो। किसी पेशेंट को अगर फोबिया है तो आप सिर्फ उसके फोबिया को दूर कर रहे हो, लेकिन वो फोबिया हुआ किस कारण से है ये तो हम ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड लास्ट इज इन्वॉल्व्स कंट्रोल्ड एंड मैनिपुलेशन ऑफ थेरेपिस्ट। आप बिहेवियर थेरेपी कभी भी अकेले नहीं दे सकते, आपको थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी। बिना थेरेपिस्ट के इस बिहेवियर थेरेपी को आप नहीं दे सकते। थेरेपिस्ट कौन है, एक ट्रेन्ड पर्सन जिसको थेरेपी देनी आती है, तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो दीज आर द सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस। क्या क्या है, शुरू से देखते हैं। पहला, बिहेवियर को चेंज करता है, फीलिंग्स को नहीं करता। डजंट प्रोवाइड इनसाइट, पेशेंट की इनसाइट प्रोवाइड नहीं करता है। ट्रीट सिम्टम्स रेदर देन कॉजेस, सिम्टम्स ठीक कर देगा, कॉज ठीक नहीं करेगा। इन्वॉल्व्स कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ थेरापिस्ट, इसमें थेरापिस्ट का क्या है, मैनिपुलेशन और कंट्रोल होना चाहिए। आपका थेरापिस्ट वहां प्रेजेंट होना चाहिए। टोकन इकोनॉमी में तुम्हारा थेरेपिस्ट होगा, वही तो टोकन देगा उसको, वही तो या तो रिवॉर्ड देगा या पनिशमेंट देगा। तो उसके लिए थेरेपिस्ट का होना जरूरी है, बिना थेरेपिस्ट के ये नहीं हो सकता। सो फाइनली आपकी बिहेवियर थेरेपी यहाँ कंप्लीट होती है। देखो, बिहेवियर थेरेपी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ओवरऑल इसमें आ गया है, पर इतना आ गया है कि आपके एग्जाम्स में इससे ज्यादा नहीं आएगा। दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू। इसको पढ़ो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अगर कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करना, और लाइक शेयर और ये सब तो तुम लोग कर ही देते हो, आई नो। थैंक यू सो मच।